अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो आज टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है यूज़ ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी इन बॉडी कि हम बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी पैदा करते हैं वो एनर्जी किस लिए यूज़ होती है। यानी जो हमारी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के दौरान जो एटीपी बनती है उसके जो है वो यूजेस जो हैं उसको डिस्कस करना है हमने। सबसे पहले हमारे पास है कि रेस्पिरेटरी एनर्जी यानी जो एटीपी बनती है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान वो वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, जिसमें मसल्स कंट्रैक्शन एंड मूवमेंट, आपकी बॉडी में जो मसल्स हैं उनको मूव करवाने के लिए, उनको कंट्रैक्ट सिकुड़ने के लिए, हरकत करने के लिए भी एटीपी की ज़रूरत होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, अब आपकी बॉडी में जो है सब्सटेंस ने सेल के अंदर ही सेल के बाहर या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना है, और अगर ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी यानी अगर मॉलिक्यूल कम से ज़्यादा की तरफ मूव करेंगे कहीं पे भी तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होगी, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स बनाई जा रही है, प्रोटीन्स बनाई जा रही है, लिपिड बनाई जा रही है, तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसमिट करने के लिए, मैसेज को सेंड करने के लिए भी एटीपी की ज़रूरत होती है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के लिए, डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए, डीएनए को कॉपी करने के लिए, इंटरफेस के दौरान और माइटोसिस में भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और वेस्ट मटेरियल को या टॉक्सिन जहरीले मादों को तोड़ने के लिए और इनको बॉडी से बाहर रिमूव करवाने के लिए भी एटीपी की ज़रूरत होती है। मतलब ये सारे प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं इन सब में एनर्जी की जो ज़रूरत होती है, एनर्जी के बगैर ये सारे प्रोसेसेस नहीं होते। उसके बाद अगर हम बात करें एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में ये हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन इसके डिफरेंस के बारे में बात करना था कि जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें क्या डिफरेंस है। पहली बात तो ये कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल 36 एटीपी प्रोड्यूस होती हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 प्रोसेसेस आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है ग्लाइकोलाइसिस, आ जाता है क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस आता है और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से 2 यूज़ हो जाते हैं, तो जो नेट एटीपी होती है वो 2 ही होती है। इसके अलावा एरोबिक रेस्पिरेशन में बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे लास्ट में मिलता है वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें लैक्टिक एसिड, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। उसके बाद अगर हम अकरेंस की बात करें, क्योंकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन ना इसमें जो है फाइनल प्रोडक्ट्स में सिंपल आपकी जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो ग्लूकोज और जो आपकी है ऑक्सीजन वो आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में अगर हम बात करें तो इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती नहीं है, इसमें ग्लूकोज पायरोविक एसिड में जब चेंज होती है ना तो पायरोविक एसिड या लैक्टिक एसिड बना लेता है या एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। अच्छा, जो हमारे पास है एरोबिक रेस्पिरेशन, ये हमारे पास जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये हमारे पास या साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है, क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो साइटोप्लाज्म में होती है। और इसके अलावा जो हमारे पास है दूसरा प्रोसेस जो है क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन जो है वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया में मिलती है। उसके बाद हमारे पास आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस ही होता है तो इसीलिए ये सिर्फ जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है। इसके अलावा अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये मेजर सोर्स है एनर्जी का फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सारे ऑर्गेनिजम्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उन सारे ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी के लिए वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये एनर्जी का सोर्स उन ऑर्गेनिज्म में जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है। यानी हमने एनारोब्स के बारे में पढ़ा था कि जब लाइफ स्टार्ट हुई थी ज़मीन के ऊपर तो कुछ तो ऑक्सीजन मौजूद नहीं थे, तो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है ज़िंदा रह लेते थे, रेस्पिरेशन कर लेते थे। तो अभी भी जब ऑक्सीजन मौजूद है तभी भी ऑक्सीजन के बगैर ही रेस्पिरेशन करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स और या एनारोब्स बोलते हैं। तो उनके लिए एनर्जी का सोर्स है, लेकिन काफ़ी दफ़ा ये एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए भी एनर्जी का सोर्स होती है जब शॉर्ट सप्लाई होती है ऑक्सीजन की। यानी जब हम जो है हार्ड एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या कोई भागते वगैरह हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, तो उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर
जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना वो नहीं होती क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गई है, तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन शिफ्ट हो जाती है एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ, और उस वक़्त हम जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। ये लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। उसके बाद यूज़फुल प्रोडक्ट्स हमें चीज़ वग़ैरह, ब्रेड या बियर वग़ैरह जो है, वाइन्स, वो भी हमें इससे क्या होता है, इनटेक होता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दरमियान है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस का एनाबॉलिक प्रोसेस हमने पढ़ा था। एनाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं सिंपलर वन से। तो एनाबॉलिक प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्लूकोज बन रही है। ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनता है। लेकिन रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है, इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लूकोज टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों ऑपोजिट टर्म्स है। फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनती है और रेस्पिरेशन के दौरान वही ग्लूकोज टूटती है और एनर्जी हासिल होती है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस जो है इस प्रोसेस में एनर्जी को स्टोर किया जाता है बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में, क्योंकि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के दरमियान जो बॉन्ड है, उन बॉन्ड में एनर्जी को क्या किया गया है, स्टोर किया गया है। लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो बॉन्ड एनर्जी है फूड के अंदर बॉन्ड होते हैं, यानी ग्लूकोज के दरमियान जो बॉन्ड होगा उस एनर्जी में जो उस बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एटीपी की फॉर्म में। इसमें बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर दिया गया, उसमें एटीपी की फॉर्म में। जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कुछ बैक्टीरिया में होती है, एल्गी में होती है और सारे प्लांट्स में होती है। लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन तमाम ऑर्गेनिज्म में होती है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सारे रेस्पायर करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है, ग्रीन पार्ट्स ओनली, क्योंकि क्लोरो जो प्लास्ट है वो ग्रीन इन कलर होता है क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन पार्ट्स में मौजूद होता है। इसके बाद रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन हमने बात की थी कि साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के टाइम होती है और रेस्पिरेशन दिन के टाइम भी होती है और रात के टाइम भी होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो है ना एनर्जी हार्वेस्ट टेबल है कि इसमें वो सेलुलर रेस्पिरेशन में बता रहे हैं कि कितनी एनर्जी हमने बात की थी। 36 एटीपी प्रोड्यूस होती है, 32 एटीपी प्रोड्यूस होती हैं टोटल। यहाँ पे 36 एटीपी प्रोड्यूस हो रही हैं और इसमें 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। अब यहाँ पे ये सारा टेबल बताया हुआ है कि किस तरह जो है 36 जो है वो एटीपीज प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, ये आप बता रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस जो उसमें 4 एटीपी प्रोड्यूस होती हैं। 4 एटीपी में से ये 2 एटीपी यूज़ हो गई और 2 एटीपी यूज़ होती हैं और 4 एटीपी प्रोड्यूस होती हैं। ये 2 एटीपी यूज़ होती हैं और 4 एटीपी प्रोड्यूस होती हैं, यानी 2 यूज़ हुई तो इसमें से 4 में से जो 2 यूज़ हो गई तो बाकी 2 ही बची। तो मतलब ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी प्रोड्यूस होती हैं। ग्लाइकोलाइसिस में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो पायरोवेट या पायरोविक एसिड बनता है। फिर ये पायरोविक एसिड एंटर हो जाता है क्रेब्स साइकिल में। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस में ये 2 एनएडीएच भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये कोएंजाइम है, चैप्टर में हमने पढ़ा था। और इसके अंदर इतनी एनर्जी होती है जितनी 3 एटीपी के अंदर होती है, यानी जब ये टूटता है तो इसके नतीजे में 3 एटीपी बनती है और ये 2 प्रोड्यूस हुए हैं, यानी 2 एनएडीएच प्रोड्यूस हुए हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से तो मतलब इसमें 2 तिया 6 एटीपी प्रोड्यूस हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद हम जब पायरोविक एसिड को क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं तो इसके दौरान 2 एनएडीएच यानी 6 एटीपी, फिर 8 एनएडीएच, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो 24 और 2 एफएडीएच, और एफएडीएच में इतनी एनर्जी होती है जितनी 2 एटीपी में होती है। एक एफएडीएच टूटता है तो 2 एटीपी जितनी प्रोड्यूस होती है एनर्जी, और एक एनएडीएच टूटता है तो 3 एटीपी जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल के दौरान जो है वो निकलते हैं और 2 एटीपी प्रोड्यूस होती हैं। और अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखें तो जो टोटल है वो 32 से 34 एटीपी, यानी टोटल जो है वो 36 एटीपी ही हो जाती हैं। इतनी एटीपी जो है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो प्रोड्यूस होती है। ये डिफरेंट आपको बताया हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी और 2 एनएडीएच, यानी 2 एनएडीएच कितने हो गए, 6 7 8 एटीपी यहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं और बाकी यहाँ 2 एनएडीएच, 8 एनएडीएच और एफएडीएच 2 होते हैं इनको टोटल जो है, और 2 एटीपी। तो ये टोटल जो है ये 38 बनते हैं। लेकिन 38 में से फिर अगर 2 को निकाल दें जो यूज़ हुए हैं तो वो 36 हो जाते हैं। ये एटीपी जो प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की तो उसमें सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होती है और ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में 4 एटीपी जो प्रोड्यूस होती है उसमें से 2 यूज़ हो जाती हैं और फिर 2 ही बनती हैं उनमें।